हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजीके की क्लासेस चल रही हैं और उसमें मैं आपको पढ़ा रही हूं मध्य प्रदेश के पठार। तो ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, साथ ही मैंने 2 क्लासेस की एमसीक्यूज भी लगवा दिए हैं। तो आज आपकी ये होने वाली है तीसरी क्लास, पार्ट 3 आपका होने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। ये आपका है चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस आपके लिए इसी चैनल पर लगातार प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी पढ़ सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जो भी आपको जहाँ पर पढ़ाया जाता है डेली क्लास की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। डेली क्लासेस आने वाली होती है, नोटिफिकेशन मिल जाती है, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन मिल जाती है, साथ ही इम्पोर्टेंट नोट्स आपके लिए यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। ये हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इसको भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल ज़रूर से कीजिएगा। मैंने आपको 100 MCQs की सीरीज़ करवाई थी, आपके मिसलेनियस क्वेश्चन की, और आपकी 500 मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसकी मैंने आपको पार्ट 20 से आपका 22 तक पार्ट है आपका, है ना। तो मैंने आपको बहुत सारे पार्ट में क्यों डिटेल में मैंने आपको वो क्वेश्चंस पढ़ाए हैं बिल्कुल। तो उनकी जो PDF है कंप्लीट हमारे ऐप पर ही मिलेगी, आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी आपको। साथ ही आपको हमारे जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाती हूँ, क्वेश्चंस पढ़ाती हूँ, उसके टॉपिक वाइज आप टेस्ट दे सकते हो। बिल्कुल डायरेक्ट लिंक्स आप क्लिक करोगे और वहाँ पर आप डायरेक्ट टेस्ट दे सकते हो, है ना। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी आपका मैंने पढ़ाया था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, तो उसका डल चुका है। और इसके अलावा ये आपका मैं पढ़ा रही हूँ, तो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये पार्ट 3 में ही आपको क्या मिल जाएगा, टेस्ट देने को मिल जाएगा। नीचे आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगी। मैंने आपको जो है कंप्लीट पठार वाला चैप्टर पढ़ा दिया है। पठार क्या होते हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ पर है, कौन सा पठार किस जगह पर व्यवस्थित है, ठीक है, कौन सा ऊंचा है, कौन सा सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, तो सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, विद डिटेल आपको पढ़ाया हुआ है। तो देखिए, ये क्लास मैंने आपको पूरी डिटेल मैंने आपको दी थी, पढ़ा चुकी हूँ ये क्लास में आपको। ये साथ ही मैंने ये क्वेश्चन भी आपको करवा दिए हैं, कुछ पार्ट 2 आपके हो चुके हैं क्वेश्चंस के। चलिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। अगर वो इससे पहले वाले क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हो तो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आपको उससे समझ में आएंगे, ठीक है। तो क्या हम देख रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, मालवा का पठार निम्न में से कहाँ पर स्थित है। आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र आपका मालवा का पठार, जो कि आपके पूरे मध्य प्रदेश के 28% भाग पर फैला हुआ है ना, ठीक है। 28% भाग पर फैला हुआ है। बताइए कहाँ पर है ये, दक्षिण में, प्रदेश के उत्तरी भाग में, प्रदेश के पश्चिमी भाग में, या फिर पूर्व में। तो हमें पता है जैसे आपका ये मध्य प्रदेश, तो इधर आपका इस साइड क्या है, आपका ये फैला हुआ है, आपका क्या फैला हुआ है, आपका मालवा का पठार, है ना। ये है आपका पश्चिम, ये होता है आपका उत्तर, ये पूर्व, ये आपका होता है दक्षिण, है ना। पूर्व में क्या है, बुंदेलखंड है। उत्तर में आपका क्या है, मध्य भारत है। दक्षिण में आपका ये सतपुरा श्रेणी है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, वो क्लास आप देख लीजिएगा। तो मालवा का पठार आपका कहाँ पर है, प्रदेश के सबसे पश्चिमी भाग में है। कहाँ पर है, प्रदेश के सबसे पश्चिमी भाग में आपका ये स्थित है, ठीक है।
और मालवा के पठार को हम क्या बोलते हैं? गेहूं की डलिया, गेहूं की डलिया हम इसे बोलते हैं, याद रखेंगे। और जल्दी आगे बताऊंगी, गेहूं की डलिया हम किसे बोलते हैं? मालवा के पठार को बोलते हैं। और यहीं पर है आपके कौन कौन से? उज्जैन और इंदौर, है ना, उज्जैन और इंदौर, ठीक है। यहीं क्या है आपके? इंदौर और उज्जैन है आपके, जो कि क्या है? इसके सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शहर है आपके, किसके? मालवा के पठार के। मालवा के पठार के सबसे महत्वपूर्ण शहर आपसे पूछ लिए जाए क्वेश्चन में कि मालवा के पठार के सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं, नीचे दिए हुए हो आपको बहुत सारे जिलों के नाम, तो कौन सा सही करोगे? इंदौर दिया होगा या फिर उज्जैन दिया होगा। ये दो जिले जो है आपके फेमस हैं, ठीक है। और इसके अलावा उज्जैन में क्या है? उज्जैन में आपका सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है ना, मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? आपके उज्जैन में होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और उज्जैन में आपका क्या है? छिपरा नदी बहती है। उज्जैन किस नदी के किनारे पर है? आपका छिपरा नदी के किनारे पर है। और साथ ही छिपरा नदी की बात करें तो छिपरा नदी को क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मालवा की गंगा हम इसे बोलते हैं। यहीं से क्या निकलती है आपकी? यहीं से क्या निकलती है? मालवा के पठार से चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी जो है निकलती है। और चंबल नदी की ही सहायक नदी क्या है? छिपरा नदी है। छिपरा नदी जो है मालवा की गंगा कही जाती है। छिपरा के किनारे आपको क्या प्रति 12 वर्ष बाद क्या लगता है? सिंहस्थ महाकुंभ का मेला लगाया जाता है। इंदौर क्यों फेमस है आपका? इंदौर क्या है? आपके मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। क्या है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है? इंदौर होगा। इंदौर को हम क्या बोलते हैं? इंदौर को हम बोलते हैं आर्थिक राजधानी एवं खेल राजधानी भी हम किसको बोलते हैं? आपके इंदौर शहर को बोलते हैं, ठीक है। तो इंदौर में जो सबसे ज्यादा कपड़ों की फैक्ट्री है, कपड़ा मिल जैसे हम बोले, वो भी कहाँ पर है? आपके इसी मालवा के पठार इंदौर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो कि सबसे ज्यादा जो कपड़े की फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। किस पठार पर स्थित है? तो मालवा के पठार पर है। किस जिले में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो मालवा, वो इंदौर में है आपके, ठीक है। तो इतना आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? अब जो भी पठार है वो किसी ना किसी कारण से तो बना है, ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही कभी था, है ना, पहले से ही था वो, ऐसा नहीं है ना। तो मालवा का पठार जो है बताना है कि किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। बताइए, आग्नेय चट्टानों से, पथरीली भूमि से, ढक्कन ट्रेप चट्टानों से या फिर डिस्ट्रॉय से। तो देखिए आपका जो मालवा का पठार है वो किस तरीके से बना है। देखिए, जब आपकी भारत की प्लेट जो है, भारत की प्लेट वो एशिया से टकराने जा रही थी, एशिया से टकराने जा रही थी, तो बीच में क्या हुआ? बीच में एक आयरलैंड आया और उससे टकराव हो गया। उससे क्या हो गया? टकराव हो गया। अब टकराव होने के कारण क्या हुआ? टकराव होने के कारण क्या हुआ? उनमें घर्षण हुआ। क्या हुआ? घर्षण उनमें हुआ। इस कारण से क्या हुआ? घर्षण होने से लावा बाहर निकला। क्या निकला? आपका लावा जो है बाहर निकला, है ना। लावा क्या निकला? बाहर निकला। अंदर से क्या निकलेगा? लावा निकलेगा। और तो वो लावे से क्या, अब लावा अंदर से, बिल्कुल अंदर से लावा निकला है, तो वो लावा गिरता गया, फिर ठंडा होता गया, और निकला, फिर ठंडा हो गया, तो क्या हो गया? वो जम गया, है ना। तो वो लावा निकला तो वो क्या हो गया? आपका वो आपका क्या बन गया? उससे मालवा का पठार और आपका ढक्कन ट्रेप, जो कि महाराष्ट्र में है आपके, ठीक है। तो ये आपका पश्चिमी साइड का हिस्सा है ना। तो मालवा का पठार किस तरीके से बना है? आपका ढक्कन ट्रेप चट्टानों से बना है ना। ढक्कन ट्रेप चट्टानों से बना है। और इस लावे में क्या थी? आयरन की मात्रा, आयरन लोहे की मात्रा भी क्या थी? ज्यादा थी। तो यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी कैसी है? यहाँ की काली मिट्टी है। मैं जब आपको मिट्टियों वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको मिट्टियाँ समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए, तो आपका मालवा का पठार जो है किस तरीके से
ढक्कन ट्रेप चट्टानों से ये आपका बनता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। मालवा के पठार का विस्तार निम्न से कहाँ तक है? गुना, मंदसौर, सागर तक बताइए, भोपाल से इंदौर तक, ग्वालियर से रीवा तक, उपयुक्त सभी। तो आपका मालवा का पठार निम्न में से कहाँ तक है? आपके गुना, मंदसौर से सागर तक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठार की मुख्य नदियां निम्न में से कौन सी हैं? मालवा के पठार की निम्न में से मुख्य नदियां इनमें से कौन सी हैं? चंबल, छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, या फिर पार्वती नर्मदा वेतवा, या फिर नर्मदा छिप्रा पार्वती, या फिर चंबल नर्मदा ताप्ती एवं छिप्रा। कौन सी है आपकी मालवा की मुख्य नदियां? चंबल, छिप्रा, काली सिंध और पार्वती नदी जो है आपकी क्या है? मालवा के पठार की फेमस क्या है? मुख्य नदियां हैं। और चंबल नदी कहाँ से निकलते हैं? आपके इंदौर के महू के जाना पाव पहाड़ी से ये निकलती है। जाना पाव पहाड़ी से ये निकलती है। कहाँ पर? महू में, है ना। महू में किसका जन्म हुआ है? महू में आपके भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर आप जानते हैं, जिन्होंने संविधान की रचना की है, उन्हीं का क्या जन्म हुआ था? आपके मध्य प्रदेश के महू में। ठीक है, इंदौर के महू में। ठीक है, तो चंबल नदी यहाँ से आपकी निकलती है। और चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो बनाया गया है आपकी डॉल्फिन को। किसको बनाया गया है? डॉल्फिन मछली को, है ना। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंबल नदी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन बताओगे आप? डॉल्फिन मछली है। ठीक है, डॉल्फिन मछली है। ठीक है, और आपको पता है छिप्रा जो है आपका क्या है? छिप्रा नदी जो है आपकी क्या है? चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है। और ये क्या है? छिप्रा आपकी मालवा की गंगा कही जाती है। मालवा की गंगा। मध्य प्रदेश की गंगा हम किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को। किसको बोलते हैं? आपकी बेतवा नदी को हम बोलते हैं। जिस तरह गंगा नदी आपकी प्रदूषित हो चुकी है, उसी तरह आपकी बेतवा नदी जो है प्रदूषित हो चुकी है। अब है आपकी नर्मदा। तो नर्मदा क्या है? नर्मदा नदी को बोला जाता है मध्य प्रदेश की गंगा, लेकिन बेतवा को हम बोलते हैं किसके कारण? बेतवा को हम बोलते हैं किसके कारण? प्रदूषण के कारण। अब नर्मदा को हम बोलते हैं पवित्रता के कारण। किसके कारण? पवित्रता के कारण हम नर्मदा को क्या बोलते हैं? आपके मध्य प्रदेश की गंगा। नर्मदा नदी को क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। और बेतवा को बोला जाता है बुंदेलखंड की जीवन रेखा। ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। चले आगे बढ़ते हैं। मालवा के पठारी क्षेत्र प्रदेश में कौन से मानसूनों से वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से आने वाले मानसून से, या फिर अरब सागर की खाड़ी से आने वाले मानसून से, या फिर कच्छ की हवा से? तो कहाँ से होती है आपकी मालवा के पठारी प्रदेश के कौन से मानसूनों से वर्षा होती है? आपके अरब सागर खाड़ी से आने वाले मानसून से। ठीक है,
चलिए अगला हम देखें, मालवा के पठारी प्रदेश में वर्षा कम होने के कारण निम्न में से कौन सा है? कौन सा कारण है आपके मालवा में क्या होता है? कम वर्षा होती है। पठारी प्रदेश का होना, राजस्थान के कारण मानसून कम आता है, या फिर पहाड़ी इलाका होना, या फिर मानसूनों का प्रभाव कम होना। तो वर्षा कम होने का कारण क्या है? मानसूनों का प्रभाव कम होना, मानसूनों का प्रभाव कम होना। ठीक है, जैसे आपका ये भारत है और ये आपका बीच में क्या है? मध्य प्रदेश है। इधर आपका है हिंद महासागर, हिंद महासागर। और इधर आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी। अब ये क्या है? ये आपका जब आपका क्या होता है, जब गर्मियाँ तेज हो जाती हैं तब आपकी हाई प्रेशर की जो हवा है वो कैसी ऊपर उठने लगती हैं, ऊपर उठने लगती है। तो यहाँ क्या हो जाता है? या निम्न दाब हो जाता है ना? क्या हो जाता है? यहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। अब लो प्रेशर में क्या है? हवा भरेंगी, है ना? हवा भरेंगी तो यहाँ से क्या होता है? हवा चल के यहाँ से मानसून आता है, आपका यहाँ आता है सबसे पहले। कहाँ पर? आपके केरल तमिलनाडु वाले इलाके में। ये पूरा इलाका जो है, पूरी बरसात कहाँ पर हो जाती है? आपके नीचे हो जाती है। तो अब क्या बचा? अब थोड़ा सा बचेगा, थोड़ा सा बच के कहाँ हो जाता है आपका? ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी वाले इलाके में थोड़ा बहुत बरस जाता है। ठीक है, पश्चिमी वाले इलाके में बरस जाता है। तो यहाँ पर कम वर्षा हुई, कम वर्षा हुई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है? आपके श्रीलंका में है। ठीक है, तो ये कुछ मानसून आपका श्रीलंका में जाकर आपके बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है, वहां से ये पानी लेता है। अब वहां से क्या लेगा? ये वहां से हवा पानी लेगा, ये कहाँ चला जाएगा? ये आपके फिर से एंटर करेगा। आपका जो मानसून आता है मध्य प्रदेश में, दो जगहों से आता है। मैं आपको पढ़ाऊंगी सब कुछ, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ थोड़ा बहुत। देखिए, तो ये आपका एंटर करेगा सबसे पहले छत्तीसगढ़ में, है ना? सबसे मध्य प्रदेश के क्या है? पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो सबसे पहले क्या करता है? ये छत्तीसगढ़ में जो है एंटर करेगा। और छत्तीसगढ़ में एंटर, देखिए छत्तीसगढ़ में जब एंटर कर रहा है तो सबसे ज्यादा जो बारिश होगी वो कहाँ पर होगी? आपके छत्तीसगढ़ में होगी, है ना? कहाँ पर होगी? छत्तीसगढ़ में। और पानी जहाँ होता है तो किसकी फसल होती है? आपकी धान होता है। क्या होता है? आपका धान होता है ना? और इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा बोला जाता है। धान का कटोरा। धान का कटोरा किसे बोलते हैं? क्वेश्चन आ जाए, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? आपके छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, फिर आपके इस साइड पूर्व वाले इलाके में खूब जम के बारिश हुई। ठीक है, फिर कम पड़ गई, फिर बीच वाले इलाके में हुई, बीच वाले। अब क्या इस साइड वाले के लिए कुछ बचा? खत्म। सारा पानी तो उसने छत्तीसगढ़ को दे दिया। उसके बाद बहुत सारा पानी था, आपने पूर्व वाले इलाके में दे दिया, पूर्व वाले इलाके में दे दिया, पूर्व वाले इलाके के बाद बीच में थोड़ा बहुत आया। अब इसीलिए आपका जो उत्तरी क्या है? आपका मध्य भारत का पठार और मध्य आपका मालवा का पठार, यहाँ क्या होती है? बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि इधर से भी आ रहा है तो कम हो जा रहा है वहां जाकर, और इधर से भी जा रहा है तो वहां जाकर आपका कम हो जा रहा है पानी। ठीक है, पूर्व वाले इलाके में आपका सबसे ज्यादा पानी आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, जब आपको पढ़ाऊंगी मैं सब कुछ आपको बताया जाएगा। मालवा के पठारी प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सफेद पीली, दोमट भूरी, जलोढ़ मिट्टी, या फिर काली मिट्टी? जब मिट्टियों वाला चैप्टर आएगा तो ये सारी मिट्टी मैं आपको समझाऊंगी कौन सी कैसी मिट्टी होती है, कैसे ये बनती है। ठीक है, तो मिट्टी जो है आपकी मालवा के पठार पर कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी। मैंने आपको बताया था कि जो उन्होंने घर्षण हुआ तो क्या निकला? लावा बाहर निकला। लावा बाहर निकलने से क्या हुआ? वो बिछता गया, ठंडा होता गया, बिछता गया, फिर ठंडा हुआ, फिर बिछा, फिर ठंडा हो गया। तो ऐसे क्या हुआ? ऐसे आपकी काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी आपकी वहां पर निकली। और मैंने आपको बताया कि काली मिट्टी में क्या निकला? बहुत सारा आयरन, है ना? आयरन पाया जाता है काली मिट्टी में। इसीलिए ये क्या है? आपकी काली मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, यहाँ पर जो
खेती होगी वो बहुत अच्छी होगी, है ना। जब आपको फसल वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें मैंने आपको खेती भी इसको पढ़ा दूंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा बिल्कुल। तो कौन सी पाई जाती है, अभी याद रखिएगा, मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। रीजन भी आपको बताया। अगला देखिए, मालवा के पठारी प्रदेश का प्रमुख उत्पादन निम्न में से कौन सा है। मालवा के पठार पर जो है सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, जौ, कपास, गेहूं या फिर ज्वार। तो किसका होता है आपका सबसे ज्यादा, जो व्यवसाय लोग करते हैं, जो व्यवसाय लोग करते हैं, सबसे ज्यादा कृषि करते हैं इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, और ये किसकी ज्यादा करते हैं, गेहूं। साथ ही यहाँ पर आपका सोयाबीन भी होता है, कपास भी होती है आपकी, मक्का होती है, ज्वार भी होता है, सब कुछ यहाँ होता है, ये चीज होती है और भी होती हैं। तो गेहूं क्या है, ये प्रमुख उत्पादन है यहाँ का, ठीक है। यहाँ की मिट्टी क्या रहती है, उपजाऊ रहती है। मालवा के पठारी प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। मालवा के पठारी प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। ज्यादातर मालवा के पठार के लोग क्या करते हैं, पशुपालन, कृषि, खनिज उत्खनन या फिर उपयुक्त सभी। तो जो मैंने आपको बताया था, यहाँ की कैसी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है यहाँ। तो लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कृषि करते हैं यहाँ के मालवा के क्षेत्र के लोग। मालवा के पठार में निम्न में से कौन से पठार सम्मिलित है। सोपान का पठार, सागर का पठार, झालावाड़ की उच्च भूमि या फिर उपयुक्त सभी। तो ये देखिए आपका इसमें सोपान का पठार भी है, मालवा सागर का पठार भी है, झालावाड़ की उच्च भूमि भी है, यानी कि ये उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, चलिए आगे बढ़े। मालवा के पठार में कृत्रिम रेशे का कारखाना कहाँ पर है। कौन सा मालवा के पठार में कृत्रिम रेशे का कारखाना कहाँ पर है, इंदौर, रतलाम, मंदसौर या फिर नागदा। तो कृत्रिम रेशे का कहाँ पर है, आपके नागदा में, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर है, उज्जैन में है, यहीं पर होता है आपका सोयाबीन। मालवा के पठार में कपड़ों की मिलें सर्वाधिक कहाँ पर है, इंदौर, विदिशा, गुना या फिर धार में। तो मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा कपड़ों की मिलें कहाँ पर है, मैंने बताया कि कहाँ पर है, आपके इंदौर में है। इंदौर में क्या होता है, कपास होता है, उससे क्या बनता है, आपका सूती कपड़ा बनता है। तो सूती कपड़ा की जो मिलें हैं, मिलें कहाँ पर हैं आपकी, सबसे ज़्यादा इंदौर शहर में है आपके, है ना, इंदौर में है सबसे ज़्यादा। भारत अपने मध्य प्रदेश में टोटल कितनी मिलें हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ कहाँ आपके 65 जिलों में है। 65 आपकी क्या है, 65 आपकी कपड़ा मिलें हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कितनी कपड़ा मिलें हैं आपकी, 65 जो है कपड़ा मिले हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा आपके कहाँ पर हैं, आपके इंदौर शहर में है, ठीक है। कितनी मिले हैं आपकी, 65, ठीक है, टोटल 65 कपड़ा मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सूती कपड़ा उद्योग आपके कहाँ पर है, आपके इंदौर में है। जब आपको मैं क्या पढ़ाऊंगी, उद्योग वाला पढ़ाऊंगी चैप्टर, तो आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा। और मैंने इससे पहले भी उद्योग वाला चैप्टर पढ़ाया है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो जाकर देख सकते हैं।
चलिए, मालवा के पठार के ऐतिहासिक स्थल हैं। मालवा के पठार के जो ऐतिहासिक स्थल है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो कौन कौन से हैं बताइए। इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर, मांडू शहर, महाकाल मंदिर, संदीपनी आश्रम या फिर सभी। तो इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर भी आपका फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है। मांडू का शहर आपका कहाँ पर है, आपके धार में है, राजा भोज की नगरी से बोला जाता है। और इसके अलावा मांडू को क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ, है ना, क्वेश्चन आपसे आ जाए, सिटी ऑफ जॉय किस शहर को या जिले को कहा जाता है। तो धार किस शहर को कहा जाता है, क्योंकि धार जिले में है, तो मांडू को कहेंगे। ठीक है, मांडू का पुराना नाम या आप याद रखना, पुराना नाम क्या है, शादियाबाद है, शादियाबाद है। ठीक है, शादियाबाद है मांडू का पुराना नाम। ठीक है, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में आपके 3 शामिल हैं, आपका ये और शामिल होना बाकी है मांडू। ठीक है, और महाकाल मंदिर, संदीपनी आश्रम, ये भी आपका फेमस है, आपका हिस्टोरिकल प्लेस, जो कि दोनों ही कहाँ पर है, आपके उज्जैन में है। दोनों ही कहाँ पर है, आपके उज्जैन में है। ठीक है, जो कि मालवा के पठार का ही हिस्सा है ना। तो क्या होगा आंसर आपका, ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी के सभी क्या है, आपके मालवा के पठार के ऐतिहासिक स्थल हैं। ठीक है, मध्य भारत का पठार किस शैल समूह का प्रदेश है, रेतीला है, नीलगिरी की पहाड़ियां, विंध्य शैल समूह या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है विंध्य शैल समूह। ठीक है, मध्य भारत का पठार जो है, इसका कैसे हुआ है, कैसे ये बना है, विंध्य शैल समूह और नदियों के अपरतन नालियों द्वारा इनका क्या हुआ है, स्थापना हुई है इसकी। अगला हम देखें, मध्य भारत के पठार में बीहड़ प्रदेशों का निर्माण निम्न में से कौन सी नदियों द्वारा हुआ है, निम्न में से कौन सी नदियों द्वारा हुआ है। मध्य भारत के पठार में क्या होता है, मध्य भारत के पठार में क्या होता है, बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है आपका मध्य भारत का पठार, बीहड़ प्रभावित क्षेत्र। तो बताइए, चंबल, काली सिंध, पार्वती, चंबल, नर्मदा, काली सिंध, पार्वती या फिर गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा। तो इसका आंसर है चंबल, काली सिंध, पार्वती। तो मैंने आपको बताया कि मध्य भारत, कल मैंने आपको बताया था कल भी कि मध्य भारत के पठार में क्या बहती है, आपकी चंबल नदी बहती है। और चंबल नदी क्या करती है, चंबल नदी आपकी, वहाँ की मिट्टी कैसी है, मध्य भारत के पठार की जलोढ़ मिट्टी है ना, कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो भुरभुरी मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी आप समझते हैं, तो वो कैसी है, भुरभुरी मिट्टी है आपके मध्य भारत के पठार की। और ये क्या करती है, चंबल नदी और आपकी ये नदियाँ क्या करती हैं, वो बहाकर ले आती हैं मिट्टी को, क्या करती है, अब वो आसानी से बह आती है, आसानी से क्या होती है, वो बह के आ जाती है। क्यों, भुरभुरी मिट्टी है, ये मिट्टी उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो ये कैसी जलोढ़ मिट्टी है, और कछारी मिट्टी भी कहीं कहीं पाई जाती है। तो आप ये क्या करती है, ये बहा कर ले आती है, किसको, मिट्टी को, है ना, मिट्टी को ये बहा कर ले आती है। और उससे क्या होता है, छोटे छोटे टापू बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे टापू बन जाते हैं। तो इन्हीं के पीछे क्या छुपा करते थे, पहले डाकू छुपा करते थे, क्या छुपा करते थे, डाकू जो है छुपा करते थे, किनके, इन्हीं टापुओं के पीछे, इन्हीं टापुओं के पीछे क्या करते थे, डाकू छुपा करते थे। तो ये क्या है, बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है आपका। ठीक है, तो किसके द्वारा, कौन सी नदियों द्वारा ये बनाया जाता है आपका बीहड़ का निर्माण, चंबल, काली सिंध, पार्वती, चंबल आप याद रखिएगा, याद से आगे बढ़े।
अगला देखिए, मध्य भारत के पठार में निम्न में से कौन से जिले आते हैं? दमोह, ग्वालियर, बीना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दमोह, बीना, कटरा या फिर बरौनी या फिर उपरोक्त सभी। तो ये आएंगे आपके, मध्य भारत कहाँ पर है? आपके उत्तर पश्चिम में है। कहाँ पर है? सबसे उत्तरी ये है और उत्तर पश्चिम में भी ये है। तो यहाँ आपका क्या आ जाता है? आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, ये सभी किसके अंदर आ जाता है? यहाँ पर आ जाता है आपका मध्य भारत के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं? भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर। ठीक है, मध्य भारत के पठार में कितनी वर्षा होती है? 77 सेंटीमीटर, 99 सेंटीमीटर से कम, 75 सेंटीमीटर से भी कम या फिर 80 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको अभी बताया, आपको ऐसे बताया था कि यहाँ से आपका कम आता है पानी, यहाँ से भी कम आता है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है? इस वाले क्षेत्र में उत्तर पश्चिम साइड में क्या होती है? बारिश कम होती है, बारिश बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे कम आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपके मध्य भारत के पठार में 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्य भारत के पठार में चंबल व उसकी सहायक नदियां बीहड़ों का निर्माण किस प्रकार करती हैं? आपको पता है कि चंबल जो नदी है वो क्या करती है और उसकी सहायक नदियां क्या करती हैं? मध्य भारत के पठार में क्या करती हैं? बीहड़ों का निर्माण करती हैं। तो वो किस प्रकार से करती हैं? नदियों का वेग अधिक है, यानी बहाव उनका अधिक है, ऊंची नीची भूमि है, या फिर नदियों के वेग व मिट्टी की कोमलता के कारण, या उपयुक्त सभी के कारण। तो देखिए आपका नदियों का कैसा है? बहाव आता है, बहाव आता है तो उसी के कारण क्या हो जाता है? बीहड़ों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही। उसके बाद ऊंची नीची भूमि के कारण, कैसी है यहाँ की भूमि? ऊंची नीची है। कैसी है? ऊंची नीची यहाँ की भूमि है। बिल्कुल ये सही है, उसी के कारण क्या हो जाता है? बीहड़ों का निर्माण। नदियों के वेग, बहाव गया, और मिट्टी की कोमलता के कारण, कोमलता, मिट्टी की कोमलता का अर्थ क्या हुआ आपका? कि मिट्टी की कोमलता मतलब कैसी मिट्टी है? भुरभुरी मिट्टी है। बिल्कुल भी ऐसे आप हाथ में पकड़ोगे, ऐसे करोगे तो वो कैसी हो जाएगी? गिर जाएगी, चूर चूर होके गिर जाएगी। कैसी मिट्टी है? भुरभुरी मिट्टी है। जब अपन हाथ से ऐसे कर देंगे उस मिट्टी को तो पानी तो और आसानी से कर देगा, है ना? तो पानी क्या करता है? बहुत ही आसानी से उसे भाव के साथ ले आता है। चंबल नदी क्या करती है? बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से भाव के साथ उसे ले आती है। फिर क्या हो जाता है? बीहड़ों का निर्माण हो जाता है, ये टापुओं का निर्माण हो जाता है। अगर आप जाओगे आप अपने मध्य प्रदेश के उत्तर वाले इलाके में तो आपको ये मिल जाएंगे, आपको बीहड़ बने हुए, जरूर से देखना अगर जाओ तो। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो गया। तो आपका क्या होगा? ये सभी के कारण क्या होता है? नदियां बीहड़ों का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य भारत के पठार में पाला व कोहरा पड़ने के निम्न में से क्या कारण है? मध्य भारत के पठार में जब आप आओगे तब क्या होता है? वहां पर मैंने आपको बताया था कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा, बहुत हाई लेवल की यहाँ पर गर्मी पड़ती है। साथ ही यहाँ जब सर्दियाँ आती है, नवंबर से सर्दियाँ लगना स्टार्ट हो जाती हैं और बिल्कुल जनवरी तक आपकी, जनवरी फरवरी तक आपकी सर्दियाँ रहती हैं। तो यहाँ पर क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? सर्दियाँ पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा क्या है? सर्दियाँ पड़ती हैं, सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आपका मध्य भारत के पठार में सबसे ज़्यादा सर्दी है। सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पर है? आपकी मध्य भारत के पठार में है। बताइए ये इसका कारण क्या है? पथरीला इलाका है, या फिर वर्षा के बाद धूप खिल जाने का कारण है, या फिर तापमान गिर जाने के कारण, या फिर मैदानी क्षेत्र होने के कारण? तो बताइए क्यों यहाँ पर पाला व कोहरा पड़ता है? तापमान गिर जाने के कारण, तापमान गिर जाने के कारण, और आपके मध्य भारत के शिवपुरी जिले के, शिवपुरी जो जिला है आपका
वहां पर क्या किया गया है, सबसे कम तापमान नोटिस किया गया है। सबसे कम जो तापमान है आपका कहाँ पर है, आपका कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, आपके मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में किया गया है। ठीक है, तो तापमान गिर जाने के कारण क्या होता है, अब सर्दियां ज्यादा पड़ेंगी, तापमान गिर गया तो जाहिर सी बात है कोहरा पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी मिलती है, मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी मिलती है, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो किस तरीके की मिलती है आपके मध्य प्रदेश के पठार में, दोमट, जलोढ़, चिकनी या फिर लेटेराइट। जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का अर्थ क्या हुआ, जलोढ़ मिट्टी का अर्थ क्या हुआ, जो जल के द्वारा बहाकर लाई गई हो, जो जल के द्वारा बहाकर लाई गई हो, जो जल के द्वारा बहाकर लाई गई हो, ऐसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। मध्य भारत के पठार पर जलोढ़ मिट्टी है, ये बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, ये बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है ना, जहाँ पर आप खेती ज़्यादा नहीं कर सकते हो, है ना। तो इतना आप याद रखिएगा। और मध्य भारत के पठार को हम बोलते हैं सरसों की हांडी, क्योंकि यहाँ पर सरसों ज़्यादा होती है, सरसों की हांडी बोला जाता है। मध्य प्रदेश के पठार में, पठार के वन प्रदेश के अन्य भागों से किस प्रकार भिन्न है। आपके और जो प्रदेश हैं उस प्रकार आपके मध्य प्रदेश के पठार जो है, मध्य प्रदेश के पठारों के वन है, वो और प्रदेशों के मुकाबले किस तरीके से ये अलग हैं, किस तरीके से ये भिन्न है। शीशम के वृक्ष के कारण यहाँ पर, या फिर कटीली झाड़ियाँ होने के कारण, घने वन होने के कारण, सागौन कम होती है, या इस कारण। तो ये होगा आपका आंसर बी, कटीली झाड़ियाँ होने के कारण, कटीली झाड़ी होने के कारण। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, बारिश कम होती है, तो बारिश कम होती है तो अब वहाँ पर हरे भरे पत्ते तो उगेंगे नहीं, वहाँ क्या उगेगा, वहाँ कांटेदार चीजें उगेंगी, जैसे आपका खैर बबूल हो गया, खैर बबूल। ये कैसे रहते हैं आपके, ये कैसी रहती हैं आपकी, इनमें पत्ते नहीं होते, कम होते हैं, ये कांटेदार होती हैं। क्या होती है, कांटेदार होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, कांटेदार झाड़ियां होने के कारण ये और प्रदेशों से अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य भारत के पठार के वनों में कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, खैर, शीशम, हल्लू, बबूल, खरौंदा या फिर महुआ एवं बांस। सागौन, शीशम, खैर या फिर खैर, महुआ, पीपल, बरगद या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका ए, खैर की मिलती है, शीशम यहाँ पर देखने को मिलता है, हल्दू देखने को मिलता है, बबूल यहाँ देखने को मिलता है, करौंदे जो छोटे छोटे आते हैं करौंदे वो मिलते हैं, महुआ भी आप जानते होंगे, बांस आप जानते ही हो, है ना। तो ये क्या है, पानी की कमी के कारण होते हैं, पानी यहाँ कम होता है तो यहाँ पर क्या है, ये वृक्ष आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। मध्य भारत के पठार में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है, सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है, नहरें, वर्षा, नहरें एवं कुएं या फिर कुएं। तो मध्य भारत के पठार में जो है सिंचाई सबसे ज्यादा की जाती है नहरें एवं कुओं के द्वारा, किसके द्वारा, नहरें एवं कुओं के द्वारा। ठीक है, मध्य भारत के पठार की प्रमुख फसल क्या है, गेहूं, जौ, ज्वार, धना, धान, गेहूं, जौ, ज्वार और आपका धान। तो कौन सा होगा, आपका होगा गेहूं। ठीक है,
आपके मध्य भारत के पठार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गेहूं है जो सबसे ज़्यादा होता है। आपके मालवा के पठार में भी यही हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ पर होती है जौ, ज्वार, धान, कपास वगैरह, सोयाबीन भी यहाँ पर कुछ कुछ क्षेत्रों में होता है मध्य भारत के पठार में, ठीक है। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। मध्य भारत के पठार में चीनी मिट्टी, चूने के का पत्थर एवं पत्थर कहाँ पाया जाता है, भिंड में, ग्वालियर में, या फिर मुरैना, या फिर शाजापुर में। तो ये आपका पाया जाता है ग्वालियर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। चीनी मिट्टी के आप कप वगैरह आते हैं और भी चीज़ें आती हैं, चूने का पत्थर भी कहाँ से, आपके ग्वालियर में सबसे ज़्यादा होता है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो ये आपके चैप्टर के, आपके मध्य प्रदेश के पठार मैंने आपको पढ़ा दिए, कंप्लीट MCQs आपको मैंने करवा दिए, ठीक है। तो ये क्लास आपने नहीं देखी हो चैप्टर वाली तो वो ज़रूर से देखिएगा। इसके अलावा मैंने इसके पीछे 2 पार्ट भी हैं, वो भी आप देखना मत भूलिएगा। और ये वाले क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये PDFs आपको जो कंप्लीट PDF हमारे ऐप पर मिलेगी, और ये वाली PDF है, ये वाली PDF मिलती है हमारे आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी पर आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम किसकी करने वाले हैं, आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है मुझे ज़रूर बताइए, वरना अपन तो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।